ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग हम लोग पढ़ लिए थे, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड फाइनली द लास्ट वन इज जो अब तक हो चुका है वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों हम लोगों ने देख लिया था। तो कोई कंफ्यूजन तीनों में किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। फोर्थ वन जो लास्ट है वो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग आज कमिटी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। हाँ बोलिए मैम। एक पॉइंट है एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन है ना? एक्चुअली आजकल मास भी बोलो तो मास्क सुनाई देता है। यस मैम, कोविड-19 साइड इफेक्ट। ठीक है, मैं अभी देखती हूँ। आपने मैं आपको ये सी हु इज दिस बैंडेड क्वीन अमित कुमार। ओके, हम लोग चलते हैं। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। ऋतिक, मैं तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर पहले करूंगी और फिर आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है? यस मैम। आपने एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज से कुछ क्वेश्चन पूछा है, राइट? यस मैम। देखो अपना बताओ कौन सा। मास प्रोडक्शन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, some of you have to explain this topic. मैं आपके पास फिर से वो पॉइंट ले जाती हूँ, उस पॉइंट को देखिए और अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करिए। आई होप कि ऋतिक को इसका आंसर मिल जाएगा आप ही लोगों में से किसी से। मास प्रोडक्शन पॉसिबल बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अंडर द लाइट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन? In respect of functional organization, how we'll explain this? मैम सभी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं जो पूरा डिपार्टमेंट को संभालते हैं, तो स्पेशलाइजेशन होता है जिसके कारण एफिशिएंसी बढ़ता है वर्क का। एफिशिएंसी बढ़ेगा तो मास प्रोडक्शन होगा। और किसी को कुछ आंसर देना है? मोनिका, कोमल, प्रत्यय? मैम ऑटोमोबाइल सेक्टर हो सकता है मैम, मास प्रोडक्शन का एग्जांपल। मास प्रोडक्शन तो किसी भी सेक्टर में हो सकता है। ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण मास प्रोडक्शन पॉसिबल हो जाता है। ये पॉइंट ये बोल रहा है, तो क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? ठीक है, मैं बताती हूँ। ठीक कहा तुमने, गलत नहीं है अनीशा, बिल्कुल सही है। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ऋतिक। सी द पॉइंट इज कि मास प्रोडक्शन पॉसिबल। मास प्रोडक्शन मतलब होता है बल्क प्रोडक्शन, ज्यादातर प्रोडक्शन। आप अधिकांश जो आपका 50 यूनिट था उसको आप 500 यूनिट तक ले जा सकते हैं ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। सिंस आपके पास हर एक डिपार्टमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, आईटी के लिए, मार्केटिंग के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक काम के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट आपको गाइड करने के लिए है, जो अलग अलग अपने अपने विषयों में आपको स्पेशलाइज्ड गाइडलाइंस देंगे और उसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्शन लेवल को 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना बढ़ा सकते हैं। इतनी कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि आपके पास स्पेशलिस्ट है। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझो कि जब बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं और हमारे पास कोई खास एक्सपर्ट हैंड नहीं होता, हमारे कोई एक बंदा होता है जिसको ठीक है थोड़ा बहुत नॉलेज होता है बिजनेस का और हम शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उस बिजनेस में ज्यादा एक्सपर्ट लोग जुड़ते जाएंगे, स्पेशलाइज्ड लोग जुड़ते जाएंगे, क्या आपका बिजनेस ग्रो करेगा वो, या वो वैसे ही रहेगा जैसा आपने स्टार्ट किया था, उसी रेशियो में काम करता रहेगा? मैम ग्रो करेगा। ग्रो करेगा। Yes, ये इसी पॉइंट को बोल रहा है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में ये जैसे ये पॉसिबल है कि आप एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो और भी नंबर ऑफ ब्रांचेज को, नंबर ऑफ डिविजन्स को, आप घटा सकते हो नंबर ऑफ डिविजन्स को। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं? सिमिलरली आप अपने एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्शन यूनिट है उसमें यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन लेवल को भी इंक्रीज कर सकते हो और
लार्ज स्केल प्रोडक्शन को हासिल कर सकते हो, इकोनॉमिक स्केल पे, कम से कम एक्सपेंडिचर पे अधिक से अधिक जो प्रोडक्शन होता है वो आप कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा। आपका प्रॉफिट रेशियो उसी रेट को कांस्टेंट रखते हुए उसी प्राइस पर आपका सामान बिकेगा, लेकिन आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि आपके पास स्पेशलिस्ट लोग हैं जो आपको हर जगह से कॉस्ट Experts, कटिंग और कैसे इंक्रीज करे प्रोडक्शन, ये आपको बता सकते हैं। समझ में आया ये पॉइंट? यस मैम। ठीक है, गुड। क्वेश्चन इसी तरह पूछते रहो, हो सकता है तुम्हारे साथ साथ किसी और लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाए। नाउ वी आर कमिंग टू कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कोई परमानेंट नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये टेम्पररी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो किसी खास मकसद को अचीव करने के लिए या किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है ये कमिटी। इसलिए हम लोग हमेशा सुनते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कमिटी गठन हुआ है, फलाना कमिटी गठन हुआ है, चिलाना कमिटी गठन हुआ है, 5 ईयर प्लान कमिटी गठन होता है, पंचवर्षीय योजना जो होता है उसके लिए कमिटी बनाया जाता है, फाइनेंशियल कमिटीज बनाए जाते हैं जिसमें फाइनेंशियल इश्यूज को कैसे हैंडल करेंगे ये डिस्कस होता है। इसीलिए कमेटी क्या है, अपने आप में इट्स नॉट द सेल्फ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज बीन क्रिएटेड और फॉर्म इन ऑर्डर टू सपोर्ट सम अदर बिजनेस प्रॉब्लम और सम अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? ये रेगुलर नेचर का नहीं होता है, ये टेम्पररी नेचर का होता है। न्यूमन ने इसको कैसे डिफाइन किया है? अ कमिटी कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली डिजाइन टू परफॉर्म सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स, यानी कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स को करने के लिए, कुछ ना कुछ काम को करने के लिए ये कमेटी को गठन किया जाता है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं, स्पेसिफिक लोगों का चयन होता है, उन लोगों को इकट्ठा करके एक कमेटी बनाई जाती है और वो उस प्रॉब्लम का सॉल्व करते हैं, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कमेटी का गठन किया गया है। तो नॉर्मली ये कमिटीज कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके का होता है। एडवाइजरी कमिटी, एग्जीक्यूटिव कमिटी, ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमिटी एंड द लास्ट वन इज, क्या था लास्ट वन जो स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस कमिटी। वेरी गुड। तो जो एडवाइजरी कमिटी है उसका रोल वैसा ही है जैसा कि आपके स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन का है, यानी कि जैसे स्टाफ एग्जीक्यूटिव या एक्सपर्ट्स वहां पे एडवाइस देने के लिए होते थे, वैसे ही एडवाइजरी कमिटी। फॉर एग्जांपल तुम्हारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का कमिटी, न्यू एजुकेशन जो बना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किनके चेयरमैनशिप में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हुआ है? मैंने आपको बताया था क्लास के टाइम में भी, याद है आपको? याद है? किसी को भी नहीं याद, सब भूल गए? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। इसरो के, बताते ना, इसरो के चीफ के अंदर में ये पॉलिसी लीड कर रही थी और 4-5 सालों से इस पे काम हो रही है। के कस्तूरी रंगन के अंदर में जो इसरो के चेयरमैन हैं, उनके अंदर में ये कमिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया है। तो ये क्या हुआ? दीज आर एडवाइजरी कमिटीज। ये कमिटी क्या करेगी? एडवाइस देने के लिए। ये कमिटी क्या करेगी? एडवाइस दे देगी। आपका पूरा जो रिसर्च है, पूरे साल का जो आपका एजुकेशनल अभी तक का बैकग्राउंड है उसको स्टडी करेगी, दूसरे देशों के एजुकेशन पॉलिसी को स्टडी करेगी और फिर वो आपको कुछ गाइडलाइंस देंगे कि हम ये चेंजेस करेंगे तो हमारा जो एजुकेशन है, आज का जो एजुकेशन, वो ज्यादा प्रैक्टिकल हो पाएगा, ज्यादा वर्दी हो पाएगा। ठीक है ना? तो सच कमिटीज आर नोन एज एडवाइजरी कमिटी, जो वहां पे आपको एडवाइजेस देंगे, सजेशंस देंगे, अपना रिसर्च करेंगे, काम करेंगे एंड फाइनली दे कंक्लूड देयर रिसर्च वर्क विद फ्यू सजेस्टिव पॉइंट्स, है ना? वो आपको सजेशंस देते हैं। अब सरकार की मर्जी की वो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में जो पॉइंट्स है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका जो पोजीशन है वो वैसा ही है जैसा हमारे लाइन इन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स का था, है ना? यस मैम। बिल्कुल। तो ऐसे कमिटीज को हम एडवाइजरी कमिटी बोलते हैं। सेकंड क्या है? एग्जीक्यूटिव कमिटी। एग्जीक्यूटिव कमिटी मतलब कौन से कमिटी हो गए? जहां पे लाइन अथॉरिटी, अगेन उसके नीचे हम आ जाते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसा था वैसा।
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में कैसा था कि आपको वो गाइडलाइंस भी देंगे, आपको वो बताएंगे भी कि क्या करना, और उनके पास पावर भी होता है कि दे विल मेक यू इम्प्लीमेंट दोज गाइडलाइंस, दोज सजेशंस, है ना। तो एग्जीक्यूटिव कमिटी भी ऐसे ही होते हैं जो डिसीजंस लेते हैं और अपने अंदर के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, अपने नीचे के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके हेल्प से क्या करते हैं, उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट, और जो भी वो डिसीजंस लेते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ जनरल मैनेजर को हो या सीईओ का हो, या फिर जो भी उनके मिडिल लेवल टॉप मैनेजर्स होते हैं, उनके थ्रू क्या करते हैं, वो हर एक ब्रांच में इम्प्लीमेंट करवाते हैं उस डिसीजंस को। तो एग्जीक्यूटिव कमिटी समझ में आ गया, जो अपने डिसीजंस, लिए गए डिसीजंस को एग्जीक्यूट कराने का भी पावर रखता है। क्लियर? लाइन अथॉरिटी की तरह बोल सकते हैं इसको। लाइन अथॉरिटी हुआ ना मैम। उनका भी काम फंक्शनल मैंने एग्जीक्यूट कहा, करना हाँ ही होता है। मैंने फंक्शनल इसलिए कहा क्योंकि लाइन अथॉरिटी में कहीं पे भी ना इसका चर्चा नहीं है अनीशा, कि आपने डिसीजंस लेते हैं और इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है ना। डिसीजन एडवाइजरी इसमें बॉडी यहाँ पे भी एग्जीक्यूट है, करने का। हाँ एग्जीक्यूटिव, लेकिन क्या है लाइन अथॉरिटी से अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ स्पेशलिस्ट हैं। समझ में आया? बोर्ड ऑफ Yes, डायरेक्टर्स में भी क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है ना। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको पता होता है, दे आर द टॉप नॉच, उनको पता होता है कि उनको क्या काम करवाना है, कैसे काम करवाना है। इसीलिए जो इनकी अथॉरिटी होती है वो आप कह सकते हैं कि फंक्शनल अथॉरिटी की तरह होती है, कि ये डिसीजन लेते भी हैं और आपसे इम्प्लीमेंट करवाते भी हैं। करवाते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब Yes, ज्वाइंट ma'am. कंसल्टेटिव कमिटी, ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमिटी क्या होता है, ज्वाइंट जैसे ही आ जाएगा वैसे मतलब हो जाएगा। और अब आपको बहुत आगे पढ़ना है, एचआरएम पढ़ना है, फिर उसके बाद कुछ अभी पीपीएम पढ़ रहे हो, नेक्स्ट इसके आगे सेमेस्टर में जाओगे तो ओबी पढ़ोगे, उसके आगे जाओगे तो एचआरएम पढ़ोगे। तो इन सब में आपको ये ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमिटी का कुछ ना कुछ फॉर्म मिलेगा। तो ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमिटी का आजकल मॉडर्न में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल है उसमें से एक, उसके अलावा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी हम लोग एक टर्म बोलते हैं, TQM, ठीक है। वो भी एक सिक्स सिग्मा मेथड होता है, काइजन रूल्स होता है। हम इन सब के बारे में नेक्स्ट सेमेस्टर में ही डिस्कस करेंगे। ये सब एक तरीके का अप्रोच है। हम एक ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल की बात कर लेते हैं, जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमिटी से जुड़ा हुआ है, कि ऐसे कमिटी जहां पे मैनेजमेंट एंड वर्कर, ठीक है ना, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों मिलजुल कर अपने ऑर्गेनाइजेशन के एक एक प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करते कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम सफाई से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये प्रॉब्लम कम्यूटेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। सपोज करो बहुत इंटीरियर में वो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत रूरल में है, और वहां पे शहर से लोग कम्यूट कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। वो प्रॉब्लम कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हो सकता है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड हो सकता है, एम्प्लॉय टर्नओवर से रिलेटेड हो सकता है, कि बहुत जल्दी जल्दी एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहे हैं, किसी भी तरीके का वो प्रॉब्लम हो सकता है। दिस TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना, इन सब चीजों का जो अप्रोच है वो ये होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह क्वालिटी को जहां भी इंप्रूव करने की आवश्यकता है, हम क्या कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये इंप्रूवमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट साइड से होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को हर एक प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं मालूम होता है। जो अभी आप फ्लोर लेवल पे डील कर रहे हो, जो आप फ्रंट पे डील कर रहे हो, उनको नहीं मालूम होता है कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, ठीक है ना। तो ये आप फीडबैक के फॉर्म में उन तक पहुंचाते हैं, एंड दे विल गिव यू इंस्ट्रक्शन कि इसको जैसे भी होता है, विल सपोर्ट यू, आप इसको क्या क्या करिए, सॉर्ट आउट करिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश करिए। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने हर एक दुख एंड कॉर्नर्स में, हर एक पॉइंट में क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए प्रतिबद्ध हो, तो वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करता है। तो फिर वो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मैनेजमेंट को इंप्रूव करता है। यानी वहां पे क्या होता है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों एक तरीके से एक टीम बनाती है, जिसमें हर मंथ या हर वीक किसी या हर फोर्टनाइटली किसी एक प्रॉब्लम्स को लिया जाता है। उस प्रॉब्लम को कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये एम्प्लॉयज बताते हैं कि हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, वो इन चीजों को टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट सपोर्ट करता है, कैसे करता है, बजट प्रोवाइड करके, टाइम प्रोवाइड करके, ठीक है ना, कि इतना टाइम आपको दिया, इतना पैसा आपको दिया, कोशिश करिए, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, उस
पॉइंट पर काम शुरू होता है, फिर बीच बीच में फीडबैक मीटिंग लिया जाता है, एंड देन जब वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है तो फिर ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो जाए, फिर अगेन वही टीम या फिर कोई दूसरा टीम क्या करता है, किसी दूसरे प्रॉब्लम को टेक ओवर करता है, अगेन वही चीज दोहराता, उसको भी सॉर्ट आउट करता। तो टोटल, तो ये जो हम TQM कहते हैं या ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल कहते हैं, वो इसलिए किया जाता है ताकि दोनों ही मैनेजमेंट, एम्प्लॉय दोनों मिलकर के क्या करे, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को खत्म करे। इसको ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमिटी कहते हैं, जो वर्कर्स एंड मैनेजर्स के बीच में डेलिबरेटली बनाया जाता है बिकॉज ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में डिसीजंस लिए जाते हैं, काम किए जाते हैं। और इससे एक फायदा ये भी होता है कि वर्कर्स कम टू नो अबाउट देयर एम्प्लॉयर्स, और उनके बारे में जो उनके इंटेंशंस हैं उनके बारे में अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि वो उनसे बात करना शुरू करते हैं। और एम्प्लॉइज क्या है, और एम्प्लॉयर्स अपने अच्छे स्टार परफॉर्मर को आइडेंटिफाई कर पाता है और उसके लिए प्रमोशन और सक्सेशन प्लानिंग जैसा स्टेप ले सकता है। कैसे हम इनको प्रमोट करें, जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो ज्यादा अच्छे आइडियाज लाता है, उसको हम कैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखें और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। समझ में आया ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमिटी? यस मैम। अब Yes, आगे ma'am. स्पेशल पर्पस कमेटी पे चलते हैं। स्पेशल पर्पस कमेटी क्या है, किसी खास मकसद से, जैसे कि अभी हमने बोला खास मकसद यहाँ पे था सबसे पहले वाले केस में, एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। वैसे ही दूसरा हो सकता है, सपोज करो अभी बहुत डिप्रेशन है इकोनॉमिक जोन में, ठीक है ना, अभी हर चीज में डिप्रेशन है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिकली हम पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा, हम यानी पूरा वी एज अ वर्ल्ड, ठीक है ना, हम सब लोग ये फेस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा हमारा जो है इकोनॉमी डिप्रेस कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और ऐसे में एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए जब हम एक कमिटी बनाते हैं, किसी खास प्रॉब्लम को डील करने के लिए, किसी खास केस को सुलझाने के लिए, किसी खास मुद्दे को डिस्कस करके उसके नतीजे तक पहुंचने के लिए, तो उसको हम स्पेशल पर्पस कमिटी बोलते हैं। नॉर्मली ये एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है, और ये जो कमिटी के डिसीजंस होते हैं वो टेम्पररी इन नेचर होते हैं। ठीक है, स्पेशल पर्पस कमिटी समझ में आया? अभी तुम्हारे यहाँ सुशांत सिंह Excuse me, ma'am. हत्याकांड है, तलवार, हाँ बोलो। मैम कुछ बेटे वेटिंग में मैम। अच्छा ठीक है, एक मिनट देखती हूँ। अभिनव पांडे ये है क्या? ये क्लास में पहले से नहीं था अभिनव पांडे? ओके ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसका देख लेते हैं। एडवांटेजेज है, कमिटी डिसीजंस आर बेटर देन द इंडिविजुअल डिसीजन। आप लोग बताइए, हाउ कमिटी डिसीजंस कैन बी बेटर देन द इंडिविजुअल डिसीजन? लाइन मैनेजमेंट से ये ज्यादा बेहतर कैसे हो सकता है? क्योंकि सर क्योंकि मैम कमिटी डिसीजन अगर होगा तो मैम सभी के आइडियाज आएंगे मैम, और बिल्कुल मल्टीपल आइडियाज आएंगे, और हो सकता है कभी कभी एक आदमी के सॉल्यूशन में अगर हम 2-4 लोगों को एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में अगर हम 2-4 लोगों से पूछे, तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू या फिर हम डिबेट के थ्रू ज्यादा अच्छे पॉइंट्स पे, ज्यादा अच्छे डिसीजंस पे पहुंच सकते हैं। कभी कभी सिंगल हैंडेडली या मोनोपोली जो डिसीजन मेकिंग हो जाता है, उससे एक तो आप अपने पावर का गलत यूज करने लगते हैं, और दूसरा डिसीजन का क्वालिटी भी अफेक्टेड हो सकता है। Next, better interaction between committee members leads to better coordination of activities. जो मैंने आपको ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमिटी में बताया, जब ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज, या फिर सिर्फ कमिटी मेंबर्स में नॉर्मली स्पेशलिस्ट होते हैं और वो हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट से लिए जाते हैं, तो क्या होता है, इनके बीच कोऑर्डिनेशन ज्यादा बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ता है। जो हम पहले एक तरफ बैठे बैठे बस बोलते रहते थे कि सर को तो जब जो मन आता है काम दे देते हैं, जो इच्छा होती है दे देते हैं, वो जब हम उनके साथ मिलकर काम करने लगते तो पता चलता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे काम क्यों दिया जाता है, इस तरह के काम जो आपके पास आ जाता है उसका रीजन क्या है, ठीक है ना, क्या वो किसी हमारे ही हित में है ना, तो वो हमको समझ में आता है, तो ज्यादा क्लैरिटी होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन किस लिए लिया गया, वो आप वो पॉइंट समझ पाते हैं, वो पर्पस समझ पाते हैं, तो ज्यादा कोऑपरेशन के साथ हम वो काम करते हैं।
Third है participative decision making, which also promotes and leads to creative thinking. Obviously, बहुत सारे लोग इंक्लूड है डिसीजन लेने में, तो जब आप लोग 3-4 लोग मिलकर के कोई भी एक छोटा सा भी प्रोग्राम करे, डेकोरेशन का भी काम करे, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अरे ये आइडिया तो बहुत अच्छा था, ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। तो आप ज्यादा क्रिएटिवली सोच सकते हैं, ज्यादा इनोवेटिव हो सकते हैं डिसीजन लेने के समय में, राइट? यस मैम, यस होता है। मैम। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक फॉर रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जो मैंने कहा ना, जब अलग अलग हम काम कर रहे होते हैं, जब हमको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, उस डिसीजंस का हमेशा वो निकालते हैं, क्या कहा जाता है, लूप होल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इस डिसीजन में कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ी रह गया, यही हम फाइंड आउट करते रह जाते हैं, और इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन जब डिसीजन मेकिंग में आपको इन्वॉल्व किया जाता है, देन यू कम टू नो कि जो सारे पॉइंट्स है, या आप ही डिसीजन लेते हो, आप ही बोलते हो कि ये पॉइंट रहने दीजिए, तो वहां क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा या ज्यादा होगा? एक तरफ कम से ऑर्डर आ रहा है, तो यहाँ पे जो होगा ना, वहां पे एटलीस्ट अगर नहीं आप खुल के विरोध करोगे, तो इंटरनली आपके यहाँ रहेगा, जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर चलते रहता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। लेकिन जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को ही उसमें बोल देता है कि तुम ही लो डिसीजन, तुम ही बताओ कि क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट अप्रोच है, अभी कमिटी है जिसमें हर एक लेवल के लोग जुड़े हुए हैं, और हर एक लेवल के लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पे घटाया जा सकता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो कॉन्फ्लिक्ट घटेगी, और इससे ऊपर वाले पॉइंट में हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, राइट? Yes, Better ma'am. commitment for Yes, ma'am. implementation. Now you are more committed for implementation since you have given the points, you have given the suggestions. So जो अपने suggestions को successfully implement करने के लिए भी आपका commitment level पहले के अपेक्षा ज्यादा बढ़ा रहेगा, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम, क्योंकि ये कमेटी का डिसीजन है, इसलिए अरे मैं बताती हूँ ना, इसका एक एग्जाम्पल आपको, कि वन डे माय सन केम फ्रॉम द स्कूल एंड टोल्ड मी दैट टुडे हर class teacher made him the class monitor. So I understood why his class teacher made him the class monitor. Why? Because he's the most notorious boy. So giving him the responsibility to control class becomes what? Now you are being given responsibility. Now you will implement this. You will make sure कि आपके मॉनिटरशिप में क्या हुआ, क्लास में बिल्कुल कोई बदमाशी किसी ने नहीं किया, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तुम्हारे कंधे पे, तो आपको क्या होगा, मेरे क्लास में सब शांति है। ये होता है कमिटमेंट। आपको कमिटमेंट कैसे बढ़ाया जाए, ये एक तरीका है कुछ लोगों को सही रास्ते पे लाने का, कि जब आप खुद ही नॉइज कर रहे हो और मैंने आप ही को जिम्मेदारी दी कि नॉइज तुम देखो कोई और नॉइज ना करे, तो हाउ कैन यू मेक नॉइज, राइट? यस मैम। तो ये एक Yes, ma'am. कमिटमेंट लेवल को बढ़ाना है। इससे क्या होता है, कमिटमेंट लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी अब आपके कंधे पे है, तो आप ज्यादा ध्यान से उस काम को करोगे। 7th है, लास्ट वन है, ये 6 भी हो सकता है, मेरे ख्याल से कहीं पे मार्किंग प्रॉब्लम में 3rd के बाद 4th होना चाहिए था। हाँ, बेटर सोल्यूशन फॉर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, यानी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए बेटर सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि यू हैविंग अ मल्टीपल माइंड वर्किंग टुगेदर ओवर द सेम प्रॉब्लम। बहुत सारे लोग एक ही प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है जो सोल्यूशन होगा या जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन होगा वो बेहतर होगा अकेले की अपेक्षा, ठीक है, यानी लाइन मैनेजमेंट के, लाइन ऑर्गेनाइजेशन की अपेक्षा। नेक्स्ट आते हैं हम डिसएडवांटेजेस पे। क्या होता है डिसएडवांटेजेस? सबसे पहला है कमिटी में डिले डिसीजंस कंज्यूम्स मोर टाइम एंड हेंस मोर एक्सपेंसिव। आपको पता है, कभी कोई कमिटी गठन किया जाता है तो 3 साल, 4 साल, 2 साल ऐसे। इससे पहले कभी देखते हो एकदम फास्ट बेसिस पर किसी का रिजल्ट आ गया हो, आउटकम आ गया हो? नो मैम। नहीं, है ना? No, ma'am. तो नॉर्मली Time taking कमिटी डिसीजन जो होता है वो टाइम टेकिंग होता है, बहुत जल्दी नहीं होता है। हाँ, हमने जो आपको बताया TQM वगैरह, वो एक्चुअली हर फोर्टनाइटली या वीकली उसका फीडबैक वगैरह लिया जाता है, तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता है। लेकिन नॉर्मली जो हम देखते हैं कि अगर कमिटी गठित किया जाए किसी भी चीज को लेकर के, तो दैट कैन टेक लॉन्गर टाइम, ठीक है ना? वो ज्यादा समय लेता है, ज्यादा टाइम लगाता है किसी डिसीजन पे आने में। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपस में ही ज्यादा डिबेट हो रहा हो, लोग अलग अलग तरीके के पॉइंट्स पे आ रहे हो और आपस में डिस्कस कर रहे हो, तो डिस्कशन कैन टेक मोर टाइम। या फिर मीटिंग के लिए सारे लोग फ्री ना हो एक बार में, ये भी हो सकता है, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम।
नेक्स्ट है Yes, ग्रुप ma'am. एक्शन में लीड टू कॉम्प्रोमाइज एंड इंडिसीजन। कभी कभी क्या होता है ग्रुप में जब एक्शन लोगे, मैं बताती हूँ, जब हम लोग ग्रुप में काम करते हैं तो कभी कभी ये भी होता है कि हम सहमत नहीं होते हैं ग्रुप से, ठीक है ना, ग्रुप में से हम सहमत नहीं होते, वी आर नॉट एट द दैट पर्टिकुलर पॉइंट कि जो लोग सब बोल रहे हैं वही हम करें। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, सिंस मेजोरिटी एग्री कर रही है तो हम भी बोल देते हैं अच्छा ठीक है चलेगा, है ना, अच्छा ठीक है कर लो, क्योंकि हमको नहीं लग रहा है कि ये डिसीजन सही है लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ सही है, तो आपको लगता है इतने सारे बोल रहे हैं तो सही हो सकता है, राइट। तो कभी कभी ये भी होता है कि ग्रुप में आप इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, अंडर द ग्रुप प्रेशर आ जाते हैं और आप कॉम्प्रोमाइज या पर चले जाते हो, या कभी कभी डिसीजन नहीं ही ले पाते हो, नहीं हो पाता है कुछ डिसीजन फाइनली, तो नहीं हो पाना डिसीजन का वो बहुत कम होता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज मोड में हम लोग अक्सर चले जाते हैं, राइट। जब फैमिली में बहुत सारे लोग या फिर ऑफिस में बहुत सारे लोग एक पॉइंट का समर्थन कर रहे हो, आपको ये पता होते हुए भी कि ये सही नहीं लग रहा है, आप थोड़ा झिझकते हो उसको अगेंस्ट जाने में, तो ये प्रॉब्लम होता है। मोर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के मोर चांसेस कैसे हो सकता है, देखो अगर आप इसको प्रोडक्टिव वे में करोगे तो इट इंक्रीजेस द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन अगर हम इसको निगेटिव वे में करें, अगर हमारा अप्रोच हमेशा गलती ढूंढने का हो जाए तो क्या होगा, सिंस डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के इसमें स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा एक दूसरे की बात काटने में ज्यादा टाइम लगाएंगे और उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी एक जंगल में दो शेर रहेंगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना, Yes, सर्वाइवल उनका थोड़ा मुश्किल Yes, होता ma'am. है। अगेन जो हमने फंक्शनल में देखा, हम लोगों ने लाइन एंड स्टाफ में देखा, जहां हम एकोमोडेट करना चाहते हैं दो एक्सपर्ट लोगों को साथ साथ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अभी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हमने नहीं देखा है, पर वहां पे ऐसी जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी होते हैं, ठीक है ना, जिसको मैनेज करके चलना पड़ता है। फोर्थ, वेरी हाई प्रॉफिटेबिलिटी Yes. ऑफ बक पासिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बक पासिंग। बक पासिंग का क्या मतलब होता है, हम मैंने बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी था एक पहले भी, दूसरे को शिफ्ट करते रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। को पास कर देना, हाँ मैंने नहीं किया, नहीं उसकी गलती से ये काम नहीं हुआ, नहीं उसकी Yes, गलती से काम नहीं हुआ, ये आप आसानी से कर सकते हैं क्योंकि आपको एज ए टीम काम करने का मौका मिला है, और अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं या फिर आपने नहीं ली तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसानी से कि मैंने तो पूरी कोशिश की, फलाने नहीं की, बक पासिंग की जो चांसेस होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। देन फिफ्थ वन इज लैक ऑफ सिक्रेसी। यस, कमिटी डिपार्टमेंट में कम से कम 2 4 10 लोगों का तो कमिटी बनेगा, तो आप कोई चीज जो टॉप सीक्रेट की चीजें है वहां का सिक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लेवल के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और वो बात कर रहे हैं और किसी एक ने भी बात रिवील कर दिया तो जो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल मैटर है उसको कमिटी मैनेजमेंट में डिस्कस करने से उसका जो सिक्रेसी का लेवल होता है वो थोड़ा इंडेंजर्ड हो जाता है, राइट। सेक्रेसी आप मेंटेन नहीं कर yes, सकते ma'am. इसमें। एंड सिक्स वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइवर्जन फ्रॉम मेन इशू। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिस मुद्दे के लिए गठन किया गया उस मुद्दे का सॉल्यूशन ही नहीं हुआ, कुछ दूसरा ही प्रॉब्लम आकर के निकल करके आ गया, इसीलिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और बहुत ज्यादा फोकस्ड होने की जरूरत होती है कमिटी ऑर्गेनाइजेशन को, क्या ताकि चांसेस, बहुत बार ऐसा होता है कि आप डाइवर्ट करेंगे लेकिन इफ यू आर वेरी फोकस्ड तो आप उसको डाइवर्ट होने से बचा सकते हैं। लाइक योर ग्रुप स्टडीज, कभी कभी हम लोग ग्रुप स्टडी करने के लिए बैठते तो चांसेस बहुत ज्यादा होता है ना कि हम लोग डेविएट करेंगे, लेकिन इफ स्टूडेंट्स आर वेरी मच डेडिकेटेड, स्टूडेंट्स आर मच्योर एंड वेरी मच ऑनेस्ट विद देयर स्टडीज, तो ये डेविएशन को वो कंट्रोल कर लेते हैं, उनको लगता है कि डेविएट हो रहे हम लोग, वापस कंट्रोल करके अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। होता है ऐसा, Yes, Yes, ma'am, होता ma'am. है। Yes, ma'am. Yes, चांसेस ma'am. ग्रुप होता में है ऐसा लेकिन होता है. आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल चांसेस Yes, होता है ma'am. लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने काम के प्रति पढ़ाई तो के आप प्रति. इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पढ़ाई के प्रति या वॉट एवर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, Yes, तो ma'am. आप क्या नहीं कर मैम, सकते हैं यहाँ उसको पे तो कंट्रोल पढ़ाई के कर प्रति. सकते, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट लास्ट क्लास में किसी ने, हाँ बोलिए। मैम कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो एडवांटेजेस में भी है, डिसएडवांटेजेस में भी है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं भी Conflict- होता है और होता भी है, तो ये मतलब नहीं, अप्रोच पे डिपेंड करता है, पॉजिटिवली अप्रोच पे करोगे या डिपेंड करता है, नेगेटिव। बिल्कुल बिल्कुल अप्रोच पे डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही कहा अगर प्रोडक्टिवली आप यूज करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, कोऑपरेटिव वे में बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपका अप्रोच ही नेगेटिव है, देखो ग्रुप में है ना कुछ लोग नेगेटिव माइंडसेट के भी होते हैं, ठीक है ना, उनको दूसरे में सिर्फ नुक्स निकालने में निकालने का एक आदत होता है, बाय डिफॉल्ट ये आदत होता है, वो उसमें ऐसा नहीं है कि हो जाता है। कुछ लोगों का होता है कि ठीक है प्रॉब्लम तो है लेकिन हम इसको इस तरीके से, इस प्रॉब्लम को, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है
लेकिन देयर आर सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तुम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉर्ट आउट भी कर सकते हो, ठीक है, इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हम सही भी कर सकते हैं। तो अप्रोच यहाँ पे क्या है कि अगर आप में कुछ गलती है तो उसको सुधार करके आगे बढ़ने का भी एक अप्रोच हो सकता है, जहां पे कोऑर्डिनेशन होगा, जहां पे हेल्प करेंगे आप दूसरे को, कि अगर उसमें कोई एक स्किल लैकिंग है तो हम उसको कैसे आगे प्रमोट करें, ठीक है ना। लेकिन अगर Yes, आपका ma'am. सिर्फ ये अप्रोच है कि हम गलतियां फाइंड आउट करें, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट का भी चांसेस हो सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अप्रोच, ठीक है। Yes, ma'am. अब हम इनफॉर्मल और Yes, फॉर्मल ma'am. ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अटेंडेंस नहीं लिया है मैंने, क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा आप सब लोग एक बार, ताकि मैं अटेंडेंस ले Yes, ma'am. सकूं, ठीक है। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला तो फॉर्मल ऑर्गेनाइज, मैं अभी ये पढ़ूंगी नहीं, एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ नहीं बताऊंगी, सिंपली मैं आप लोगों को एक डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है ना। नोट्स यू हैविंग ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स, तो मैं एक डिफरेंस बता देती हूँ फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, उसके बेसिस पर आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया रैंक, अथॉरिटी, पोजीशन, इसके माध्यम से अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो ऑफिशियली आपको आपके चेयर द्वारा दिया गया है, उससे क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, इसकी बात नहीं आती है, कोई रिलेशनशिप ऑफ रैंक और पोजीशन नहीं होता है, सिर्फ ये एक इनफॉर्मल वे होता है अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का, बातें करने की, या फिर अपने पसंद के लोगों का, सिमिलर अलाइक इंटरेस्ट या लाइक माइंडेड पीपल के बीच में ग्रुप बनाने का ये एक जरिया होता है, जिसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सिंस मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन कैन साइमल्टेनियसली, को जरूरी नहीं है स्पॉन्टेनियसली, दे क्रिएट व्हाट, दे क्रिएट ए ग्रुप, जिसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें किसी भी रैंक, ऑर्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी की चर्चा नहीं होती है, उसकी बात नहीं आती है। क्लियर, दोनों एक डिफरेंस। क्रिएशन कैसे Yes, ma'am. क्रिएट किया जाता है, तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दैट वो जानबूझकर टॉप लेवल मैनेजमेंट उस पर टाइम एक्सपेंड करके क्रिएट करती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना। कौन किसका सीनियर होगा, कौन किसको इंस्ट्रक्शंस देगा, कौन किसको फॉलो करेगा, तो इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, व्हाइल फॉर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पॉन्टेनियसली क्रिएटेड बाय द पीपल इटसेल्फ, है ना, लोगों द्वारा अपने आप ही क्रिएट Yes, कर लिया ma'am. जाता है, कोई नियम कानून नहीं होता है। पर्पस है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, ठीक है ना, अल्टीमेट गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करना पर्पस है। यहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या पर्पस है, सोशल नीड्स को या अपने इंटरेस्ट को, जहां पे हम सपोज करो किसी को पेंटिंग का इंटरेस्ट है, तो अगर आपके क्लास में 2-3 लोग हैं जो पेंटर्स है, जो अच्छा पेंटिंग करते होंगे, वो अपने आप ही एक दूसरे को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना, वो मिल जाएंगे वो लोग उस तरीके के लाइक माइंडेड पीपल जो एक जैसे चीजों में इंटरेस्ट रखते हो। स्टोरी पढ़ने का किसी को इंटरेस्ट है तो बुक एक्सचेंज होना शुरू हो जाता है ऐसे लोगों में। एक स्टोरी मैंने, एक नॉवेल मैंने खरीदी, बुक मैंने पढ़ा, ये मैंने तुम्हें दिया, तुम अपनी दे दो, अपने आप ही वो ग्रुप क्रिएट हो जाता है, एंड दैट इज फॉर सेटिस्फाइंग आवर सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स, मेंटल नीड्स, दोस्ती इसीलिए हम Yes, करते हैं ma'am. ताकि हमारी मेंटल नीड्स को की पूर्ति हो सके, हमें कोई समझ सके। नेचर क्या है, सबसे पहले जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो स्टेबल होता है ना, परमानेंट नेचर का होता है, लॉन्ग टर्म का होता है, ये होता है वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना। जब तक आप बीबीए यहाँ कर रहे हैं, यहाँ है, तब तक है, बाद में कंटिन्यू रखेंगे, कुछ दिनों तक कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रखें, कुछ दिन तक लगता है कि कभी नहीं छूटेगा, बट बिलीव मी, धीरे धीरे सब छूटने लगता है आपके। दिस इज नॉट कि आप जानबूझकर छोड़ते हो, दिस इज द वे कि कभी कभी नहीं भी छूटता है, ये भी बात है, कभी कभी बहुत पुराने दोस्त हम बहुत लंबे समय तक, हाँ रेगुलरली बात नहीं करते हैं, मंथली नहीं बात करते हैं, लेकिन ठीक है, बर्थडे, एनिवर्सरी, ऐसे कुछ डेट रह जाते हैं जब हम फोन करते हैं, पर इट डजंट मीन कि आप टूट जाते हैं, आप अलग हो जाते हैं। थोड़ा बहुत चलता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं चल पाता है। बहुत सारे आप जब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाएंगे, एक स्कूल से दूसरे स्कूल या दूसरे कॉलेज जाएंगे, तो नए फ्रेंड्स बनेंगे, पुराने थोड़े कम हो जाएंगे, थोड़े बहुत ही आप कैरी ऑन करके आगे लेके जा सकेंगे। तो क्या होता है, ये स्टेबल नेचर का नहीं होता, आपका ट्रांसफर हो गया, आपका दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो जो होता है स्ट्रेंथ, जो होता है बॉन्डिंग, वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा वीक हो जाता है ना।
अगेन कम्युनिकेशन है, Yes, ma'am. फॉर्मल में है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इसमें ग्रेप वाइन, तुमने ऋतिक पूछा था ग्रेप वाइन क्या है, यानी इसमें गॉसिप, ठीक है ना, घर की बातें, इधर उधर की बातें, मार्केट की बातें, ऑफिस की बातें, कुछ और बातें, ठीक है ना, जो चीज आपके काम से रिलेटेड नहीं है। दिस इज व्हाट ग्रेप वाइन। इसीलिए ग्रेप वाइन इज अ टाइप ऑफ र्यूमर आल्सो, जहां से र्यूमर का ओरिजिन होता है। कभी कुछ झूठ बोल दिया, वो झूठ फैल रहा है पूरा ग्रुप में, ठीक है ना, तो दिस बिकम द ग्रेप वाइन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में कुछ ऑथराइज्ड नोटिस आपको मिलते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन से या कॉलेज से जो चीज करना है आपको, वो नोटिस आपको मिलता है। छुट्टी होना है तो आपको नोटिस मिलता है। जब तक ये नोटिस नहीं देखा, नहीं मिला, मेल या व्हाट्सएप नहीं मिला, डोंट बिलीव की छुट्टी है और अब मत जाइए आप ऑफिस में, ठीक है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो कंट्रोलिंग चीज होता है वो क्या कंट्रोल करता है आपको? रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। वाइल इनफॉर्मल में क्या कंट्रोल करता है? कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होता, आपका बनाया हुआ खुद का नॉर्म, आपके खुद के वैल्यूज, खुद के बिलीफ, आपका ग्रुप के प्रति जो डेडिकेशन होता है, ये आपके एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है, राइट? यस नहीं होता ना। नेक्स्ट फोकस क्या? अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या